हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे भी लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीसन से। ठीक है, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीसन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम फाई ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाई ई जहाँ भी होगा इसका मतलब वो है कि वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी जो है कि पास हो रही है, उसी का क्या होता है, मेजर होता है। मेजर करते हैं कि कितनी जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है कि किसी गिवन प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जो है कि पास कर रही। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास, सपोज दैट ये हमारे पास जो है कि प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये प्लेन सरफेस हो गया इसका प्लेन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है कि निकल रही हैं, पास हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो जितना ज़्यादा जो है कि फील्ड लाइनें पास करेंगी उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, ये आइए देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी। पहला है इसकी डिपेंडेंसी ऑन सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस। जो प्लेन सरफेस है उसकी सरफेस एरिया पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कि डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं। तो हम लेते हैं दो सरफेस, एक ये सरफेस लिया हमने जिसकी सरफेस एरिया क्या है, S1 है। एक दूसरा सरफेस एरिया लिया जिसका एक सरफेस दूसरा लिया जिसका सरफेस एरिया क्या है, S2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं S1 जो सरफेस एरिया है, इससे 1 2 3 4 5 6 लाइनें जो है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलरली क्या है, क्रॉस हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कि समथिंग होगा। ठीक है, उसको मान लेते हैं क्या है, φ1 है। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं यह जो सरफेस है S2 जिसका एरिया है, सरफेस एरिया, इससे यदि हम देखें तो इससे जो है कि 3 जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है कि पास कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 पास कर रही है और यहाँ पर 3 पास कर रही है। यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मिल रही हैं, और यहाँ पर स्मॉल एरिया है तो यहाँ पर स्मॉल या लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मिल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दैट मीन्स कि एरिया हम यदि बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और एरिया डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा S1 सरफेस एरिया के थ्रू, उसको हमने φ1 माना, तो ये φ1 क्या होगा, ग्रेटर होगा φ2 से। φ2 क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, इसको φ1 या φe1 भी कर सकते हैं, इसको φe2 भी कर सकते हैं। दैट मीन्स जो φe है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया की। यस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस है जो भी जो सरफेस एरिया है उससे पास कर रही है, तो उसके प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बढ़ गई। ठीक है,
अब आते हैं सेकेंड, डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर किस तरह से ये डिपेंड करेगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम दो सरफेस लेते हैं, एक यह सरफेस और यह एक सरफेस। ये दोनों की जो सरफेस एरिया है वो क्या है, सेम है। यस इसकी भी सरफेस एरिया है और यस इसका भी है, ठीक है। लेकिन इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं यहाँ से ज़्यादा पास कर रही हैं और इस वाले सरफेस से क्या है, कम पास कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, मेजर ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेजर की जाती है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी क्लोज, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अपनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या है, ज़्यादा हैं। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा है, मीन्स E1 जो है यहाँ पर वो E2 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसका मतलब, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इससे ज़्यादा पास कर रही हैं, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, ज़्यादा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है φ2 क्या है, कम है। तो φ1 इज ग्रेटर देन φ2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर गया। तो इन दो चीज से जो हमें मिला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को, वह एक डायरेक्शन में ना हो, मीन्स इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या एक ही डायरेक्शन में ना हो, तब जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। दैट मीन्स यदि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई एंगल बने जो कि नॉन जीरो हो, तो उस केस में जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड जाएगा, डिपेंडेंसी ऑन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एरिया होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे दो वेक्टर है ए और बी, तो उन दोनों के बीच का जो बनेगा एरिया जो उससे सराउंडेड होगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी से निकालते हैं। और ए क्रॉस बी को कंटेन करने वाला जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया का डायरेक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये बुक है, ठीक है। इस बुक का ये सरफेस एरिया है, सरफेस है, इसका एरिया है, ठीक है। इसका डायरेक्शन बताना है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यह प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा, यह दो डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ भी परपेंडिकुलर हुआ। तो यदि प्लेन में कोई है सरफेस तो उसके दो डायरेक्शंस होते हैं, एक अपवार्ड, एक दूसरा जो होता है डाउनवार्ड। या फिर इस तरह का सरफेस है तो एक जो है कि टुवार्ड्स रीडर या फिर अवे फ्रॉम दी रीडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। और यही जो है कि 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे क्यूब है, तो उसका जो सरफेस का जो सरफेस एरिया डायरेक्शन होता है वह जो है कि एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, और वह जो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। यदि मान लीजिए यही क्या है, क्यूबिक है या क्यूबाइडल है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा
यह हुआ एक प्लेन, ठीक है, उसके अपोजिट ये सरफेस हुआ, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके आउटसाइड होगा, और इसका जो होगा इसके आउटसाइड होगा, इसके इनसाइड वाला इसमें डायरेक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। तो यह प्लेन सरफेस है, तो यह प्लेन सरफेस हमने लिया जिसका सरफेस एरिया सेम है, 3 हमने प्लेन्स लिए हैं। इसमें डायरेक्शन जो है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, इस तरह से प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर यह डायरेक्शन है, जिसको हमने एन कैप से क्या किया, डिनोट किया। यहाँ भी हमने एन कैप से डिनोट कर दिया, यहाँ भी एन कैप, जो कि इसके इस तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, पास कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ भी हम पास कर रहे हैं इससे, यहाँ भी ई पास कर रहे हैं और यहाँ भी ई ही पास कर रहे हैं, बस इसमें डायरेक्शन अलग अलग है। फर्स्ट केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा 0 है, ठीक है, 0 एंगल बन रहा है यहाँ पर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है, इसलिए जो सरफेस का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से है, तो इस पर जो है कि हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से इस पर अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कोई एंगल बना रहा है थीटा इक्वल टू, जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, समथिंग कोई वैल्यू है, ठीक है। तो यह हो गया सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कि हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर वर्ड है ये परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जो है यह इस प्लेन के क्या है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है एरिया का उसके क्या है, परपेंडिकुलर, बट सरफेस के क्या है, पैरेलल है। जैसे यह है सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो इस प्लेन को क्रॉस नहीं करेंगे, इसके पैरेलल टच करते हुए सपोज कर सकते हैं कि जा रही है, ठीक है। और इस वाले केस में क्या है कि यह इस तरह से डायरेक्शन है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इस तरह से इसके अंदर इस तरह से एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है, इस तरह से नहीं जा रही है, वो क्या है, इस तरह से एंगल बनाते हुए जा रही है। और इस केस में क्या है कि ये तो डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इसी तरह से जा रही है, या फिर इधर से इधर की तरफ निकल रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो क्या है, 90 है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की जो वाल एरिया है उसका डायरेक्शन है के बीच का एंगल। ठीक है, तो जैसा कि डिफिनीशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास कर रही होंगी, वही जो है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें को लेना है, मीन्स उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं, एक EX और दूसरा EY एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो EX जो है यह जो सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वह है, और EY जो है वह इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन जो लेना है वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में या EX कंपोनेंट हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो EX जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, E के ही इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है कि
एक्स डायरेक्शन या फिर ई एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, वाई के डायरेक्शन में क्या है, कोई नहीं जा रही है, तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई। अब यहाँ पर इसका कंपोनेंट लेंगे इस तरह से, इसके अलावा कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या होगा ई कास थीटा आएगा, और इधर का लेंगे तो ये आएगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो ई एक्स डायरेक्शन में या फिर प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर यह क्या है कि जो एरिया है उसके डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो होगा ई कास थीटा। उसी तरह से यहाँ पर लेंगे तो यह आएगा ई कास थीटा, थीटा मीन्स 90, तो 90 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ई एक्स जो है कि वो क्या हो जाएगा 0 होगा, और ई वाई क्या होगा ई के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई एक्स जो है ई कास थीटा के क्या है प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर कास थीटा 0 है तो 1 हो गया, और यहाँ पर कास थीटा नॉन 0 तो कास थीटा कंपोनेंट आया, और यहाँ कास थीटा 90 है तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ई एक्स जो है ई कास थीटा के क्या है प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई वह ई एक्स के क्या है प्रोपोर्शनल। तो ई एक्स में ई क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ई जो है प्रोपोर्शनल है कास थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो 3 पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि फाई ई जो है प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सेकेंड पॉइंट में फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड में देख रहे हैं कि फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू कास थीटा। तो इन सब तीनों को मिला देंगे तो हमें मिलेगा फाई ई इजकल टू एस ई कास थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है 1 लिया गया है, 1 आएगा। ठीक है, तो एस ई कास थीटा है, इसको हम ई एस कास थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको हम ई डॉट एस लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ई और एस के बीच का क्या डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ई डॉट एस एंड कैप। ठीक है, या फिर हम एन कैप एस लिख सकते हैं। ठीक है, एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन है सरफेस एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 2 वेक्टर्स के बीच का निकाला जाता है डॉट प्रोडक्ट, और उसका रिजल्टेंट जो होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करता, क्योंकि इसमें कास थीटा आ रहा है, कास थीटा थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे तब भी वो क्या आता है पॉजिटिव ही आता है। दैट मीन्स ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है स्केलर है। ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फाई ई इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या होगा, यहाँ से देख ले तो कास थीटा की यूनिट तो होती नहीं है, तो ये जो फाई ई की यूनिट होगी वो डिपेंड करेगी ई की यूनिट पर और एस की यूनिट पर। तो यूनिट ऑफ फाई ई इक्वल हो जाएगा यूनिट ऑफ ई एंड इनटू यूनिट ऑफ एस। तो यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया की होता है मीटर स्क्वायर। तो ये होगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं या वोल्ट मीटर। तो न्यूटन मीटर अपान कूलम जो होता है वो वोल्ट होता है, और 1 मीटर बचा तो हो गया वोल्ट मीटर, जिसको हम भी एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी इसमें हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सरफेस एरिया और एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, इसकी यूनिट क्या होती है ये हम लोगों ने इसमें देखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है कि इसका जो है कि और दूसरा फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि किसी भी तरह के सरफेस के लिए क्या होगा एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट जनरल केस
में यहाँ पर मोस्ट जनरल का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, और इसी तरह से सरफेस जो है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस करेंगी वो प्लेन भी हो सकता है या फिर वो कर्व हो सकता है। ठीक है, तो जब जनरल सिचुएशन होगा तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर मोस्ट जनरल केस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ई मे बी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एंड द एरिया यस मे बी प्लेन आर कर्व। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है जो कि क्या है, कर्व है। ठीक है, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है, और इस पर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह अलग अलग सरफेस पर क्या है, अलग सरफेस के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग है। ठीक है, कहीं यूनिफॉर्म है कहीं नॉन यूनिफॉर्म है। इस सरफेस को हम क्या करेंगे, ये सरफेस यस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, और इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से हम करेंगे कि उस पार्टिकुलर एरिया एलिमेंट के लिए जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो सपोज दैट हम लेते हैं एक सरफेस एरिया एलिमेंट ds, और इस सरफेस एरिया एलिमेंट्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, डी फाई ई है, और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई है। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया सरफेस ds, इसका जो डायरेक्शन है एन कैप है, और इसके जो थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई है, और यह इसके एलांग जो है कि क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस, जो कि हमें पहले मिला हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला जो है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट एन कैप डी एस लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर डी एस था, यहाँ पर डी एस सिर्फ हो गया। तो यहाँ पर जो एन कैप है ये क्या यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू डी एस। डी एस के नॉर्मल जो है वह यूनिट वेक्टर है जो कि उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यह तो हो गया स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू। अब टोटल जो एरिया है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, या फिर हम इसी के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है सारे उसको ब्रेक करते करते सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जाएगा समेसन ओवर ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस जो है इसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे ओवर दी स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो हमें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा टोटल सरफेस से। इफ एज्यूम दैट ds इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, हम इसमें कोई ऐसा सरफेस एरिया नहीं चूज कर पा रहे हैं लार्ज वॉल्यूम सर्फ एरिया में जिसके थ्रू जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो यह जो ds है वो क्या हो जाता है, बहुत हमें स्मॉल चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में ds क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगा। देन समेसन जो है, समेसन साइड जो सिंबल है इसके राइट साइड में इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन यस कर देंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन को बताता है, मीन्स इस सरफेस के ओवर जो है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे। दैट मीन्स ये 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन होगा या फिर 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये जो फार्मूला है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये फार्मूला है जब ds क्या थोड़ा लार्ज हो, उसमें जो है कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिल जाए उसके लिए है, और यदि नहीं मिलता है बहुत स्मॉल हो जाता है
डी एस, तो यह इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सरफेस इंटीग्रल होगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, यहाँ पर ये क्या डॉट प्रोडक्ट है, तो वी नो दैट फाई इज स्केलर, तो स्केलर है तो इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो। ठीक है, तो यह जो है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है, ये डिपेंड करता है कास थीटा की वैल्यू पर। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कास थीटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कास थीटा की वैल्यू पर जो है कि डिपेंड करती है कि फाई ई जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं वह जो है कि बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये जो है कि इससे जो है कि बाहर की तरफ क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल करके जाएंगी। ठीक है, तो यह सरफेस हमने डीएस लिया है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इधर की तरफ है। इसके बीच में एंगल क्या बनना है, थीटा, जो कि 90 से क्या स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर कास थीटा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 90 तक प्लस माइनस 90 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है कास थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यह इस सिचुएशन में क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा, तो फाई ई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है कि अंदर की तरफ जाती हैं, क्या होती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ डायरेक्शन, और ये सरफेस जो है कि इधर की तरफ होगा, तो ये एंगल जो है कि ये बनेगा थीटा, यहाँ से यहाँ ये थीटा होगा जो कि ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 90 होता है तो उस केस में क्या होता है, कास थीटा जो है कि वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फाई ई भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यही जो है कि यदि ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है न अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। दूसरा जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह अप्लाई किया जाए कि वो सरफेस जो है उसी के पैरेलल हो, सरफेस के पैरेलल हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस का जो ये डायरेक्शन है उसके एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो उस केस में भी क्या, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम बता सकते हैं, उसका फार्मूला लिख सकते हैं और उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यह उस समय अप्लाई होगा जब हमें दिया रहेगा कोई फंक्शन के फॉर्म में सरफेस दिया रहेगा और उसको बताया जाएगा कि इस सरफेस के लॉन्ग जो है किसको इंटीग्रेट कर वो करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विथ सुटेबल आर्गुमेंट दैट किस पर जो है कि यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पैरामीटर्स पर। तो आई होप यह कंसेप्ट आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।